नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। विश्व महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सभी महिलाओं को जो गृहिणी हैं, जिनकी बदौलत हम बाहर निकलकर सफल होती हैं, अपना काम बखूबी निभा सकती हैं, उन सभी हाउसवाइफ को मेरा सलाम। और साथ में उन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपना खुद का मकाम अलग बनाया, घर का नाम रोशन किया, राज्य का, देश का, सभी जगह अपना सिक्का जमाया, उन सभी महिलाओं को भी सलाम है। आज मैंने वादा किया था आपको कि 2:30 बजे मैं मिलूंगी एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने हमारे दिलो दिमाग में और हमारे सिर्फ महिलाओं के मन में नहीं, पुरुषों के मन में भी जगह बनाई है। ऐसी शख्सियत से बात करूंगी। उससे पहले कुछ उनके नाम से जुड़ती हुई बात कहना ज़रूर चाहूँगी। हमारे भारतीय संस्कृति में जब बहू या बेटी कंसीव करती है तो घर में काजल बनाने की शुरुआत हो जाती है कि घर में काजल, गुजराती में कहिए ना तो काजल पाड्यू, काजल बनाने की शुरुआत हो जाती है। और फिर जो भी बेटा और बेटी बॉर्न होते हैं उन्हें काजल लगाया जाता है और कहा जाता है कि आंखें खूबसूरत होगी। बेटे को भी काजल लगाते हैं, काजल का टीका करते हैं ताकि उनको नज़र से बचाया जाए। उसी के सामने एक ख़ास बात काजल से जुड़ी हुई ये है कि ये काजल खुद काजल नहीं लगाती हैं, मगर उनकी बातें, उनके शब्द और उनकी मोटिवेशनल स्पीच शायद हमें वो काजल वाला टीका जब हम लगाते हैं और नज़र से बचते हैं, तो ये काजल को जब हम सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं तो परेशानियों से बचते हैं। तो ये काजल की बातें, काजल के बहुत सारे ऐसे कोट, बहुत सारी ऐसी किताबें हमें बहुत सारी परेशानियों से दूर करती हैं। इसीलिए इस काजल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं खुद बचपन से आज तक काजल लगाती आई हूँ ताकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। मगर जब से मैंने काजल ओझा वैद्य को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि काजल की वजह से मेरी आंखें खूबसूरत लगेगी या मैं खूबसूरत लगूंगी। काजल की कही हुई बातें अगर मैं मेरे जीवन में उतारती हूँ तो मेरा जीवन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा और उससे भी ज़्यादा मुझे जीने की बहुत ज़्यादा चाहत होगी। बस यही है काजल ओझा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप घर बैठे तालियां जरूर बजाइएगा। नमस्ते, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज के खास दिवस पर आपने जो हम लोगों को समय दिया है, वीएनएम को खास मेरी ख्वाहिश थी और आज आप सबकी भी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं आज है ना कोई ऐसे सवाल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आपने अपनी बातों में बहुत कुछ बता दिया है। हमेशा बहुत कुछ बताती रहती है। अपने जीवन को आपने हमेशा खुली किताब की तरह रखा है जी। मगर कुछ ऐसी बातें होगी काजल जी कि आपको किसी ने नहीं पूछा और आपको कहने का बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे यार ये बताना है, आप कोई पूछो तो सही मुझे। ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना चाहोगे? ऐसी सबसे पहली बात यह है गायत्री, जो मैं इतने सालों से, मुझे लगता है मैंने 6-7 साल में पिछले संडे नहीं देखा। आई हैव बीन ट्रैवलिंग क्रेजी, पागलों की तरह से आई गई। साथ में जब मैं सलमान खान की कंपनी के साथ काम कर रही थी पिछले 2 साल, तो मुझे लगता है बम्बई और अहमदाबाद के बीच में तो मेरे दोस्त मजाक करते थे कि पास निकलवा लो, इतना मैं फ्लाई करती थी। तो ये जो पिछले 10 महीने मेरे गए, मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा है कि मैं भी थकती हूँ। मुझे भी लगता है कि अब घर रहना है, मुझे भी लगता है कि अब नहीं करना है। तो ये मैं बहुत बताना चाहूँगी कि अगर आपको, एक महिला है, आपकी कुछ उम्र है 50 साल के करीब, और आपको ये लगता है कि आप थक रही हैं, आपको आराम चाहिए, आप अब थोड़ी कुछ एक चीज़ों से अपने आप को निवृत्त करना चाहती हैं, तो कीजिए। ये आपका अधिकार है और इसमें आप कुछ भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये पिछले 10 महीने में सीखी हूँ गायत्री कि जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते ना कह दो। ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे रियलाइज हुई है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे लोगों को ये बताना है कि किसी दिन आपको मन नहीं है खाना बनाने का तो आप कहिए कि आज मन नहीं करता। इसमें कुछ भी गिल्टी फील करने वाली बात नहीं।
इतने सालों से आप करते चले आ रहे हैं, आज आपको लगता है नहीं करना तो नहीं करना। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं सबसे कहना चाहूँ। सबसे कहना चाहते हो। और किसी ने आपको ऐसा तो नहीं पूछा होगा कि कभी थकान लगती है? बहुत लगती है। आज तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूँ, बहुत लगती है। कभी कभी लगता है कि सुबह उठना ही नहीं है, कभी कभी लगता है कि कहीं जाना ही नहीं है, पर फिर ख्याल आता है कि इतना तो मुझे करना ही है, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। लोग जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, चैप्टर जो मेरा इंतजार कर रहा है, कॉलम जो मेरी इंतजार कर रही है, जो करना चाहिए, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। I don't treat it as a liability, I treat it as a responsibility. काजल ओझा जी, जब काजल ओझा से वैद्य बनी, शादी कर गई जी, तो क्या आम लड़कियों की तरह ही आपकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई थी कि? नहीं हुई थी। संजय और मैं स्कूल से साथ पढ़े जी, तो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग। और मेरी पहली शादी यहाँ बड़ौदा में हुई थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई। वडोदरा से बहुत लगाव है मेरा है। और हाँ, लगाव भी है, क्यों नहीं है। तो वीएनएम से भी लगाव है। तो बड़ौदा थी मैं 1 साल पहले। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये शादी नहीं वर्कआउट करेगी। मैं बॉम्बे गई, काम करती रही, पढ़ी आगे। तब तक संजय से आई यूज्ड टू मीट हिम, राइट टू हिम, ही यूज्ड टू राइट टू मी, वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स दोज डेज। उसके बाद ये प्यार और उसका आना बॉम्बे, मेरा आना अहमदाबाद, and it was almost like a live-in relationship before I think 25 years, and I was not keen to get married. But my in-laws were wonderful people, and one day एक दिन उन्होंने बिठाया दोनों को और कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, शादी कर लो। अच्छा। तो फाइनली मैंने मेरी बम्बई की नौकरी छोड़ी और हम जिस घर में रहते थे उसी घर में हमने शादी की। तो जरा भी यूजुअल कुछ भी नहीं था हमारी शादी में। और 3 बार शादी की डेट कैंसिल हुई, क्योंकि एक बार मुझे छुट्टी नहीं मिली, एक बार संजय को कुछ प्रोग्राम था शूटिंग का तो वो नहीं आ पाए, तीसरी बार मेरे सास ने कहा कि अब अगर ये जून में शादी नहीं करोगे तो मैं करने ही नहीं दूंगी। अच्छा। तो हमने शादी कर ली। जून 22 वाज द डेट, आई रिमेम्बर। एंड हम जिस घर में रहते थे उसी घर में ये शादी हुई। तो मेरा एक दोस्त आया जो 2 बार पहले आके वापस चला गया था। तो उस दिन जब आया तो मैं पानी डाल रही थी पौधों में चड्डी पहन के, तो उसने मुझे कहा आज भी कैंसिल है। मैंने कहा नहीं आज कैंसिल नहीं, आज है शादी। So, जरा भी यूजुअल नहीं थी ये शादी जरा भी यूजुअल नहीं थी। तो जैसे एक सास और बहू, अब बहू बनकर जब गई जी, तो आम घरों में जिस तरह सास बहू की खिटपिट होती है, सास कहती है आज आ सारू नहीं बनावी, आज आ पेलू नहीं करियो, ऐसा कभी हुआ आपकी जिंदगी में? क्योंकि ये बातें कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ, आप जो पूछ रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है, मुझे बताना चाहिए और मुझे बताने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। बराबर ने नहीं, बराबर आवड़ वो तो जो ही है ना। अच्छा। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, तो मैं जो भी सीखी मेरी मम्मी मेरी सास से सीखी जी। तो उन्होंने बड़े प्यार से ट्रेन किया मुझे। हम हालांकि साथ नहीं रहे एक घर में, लेकिन जो भी सीखी मैं मम्मी से बहुत कुछ सीखी हूँ। खाना बनाना, घर के बारे में, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में। मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करूँगी। मैंने एक बार उनसे कहा, मेरी मम्मी की सास जो थी वो बड़ी तेज़ मिजाज थी। तो एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? तो मम्मी ने बड़े प्यार से कहा कि मैंने तो फ़ोन रख दिया है, वो अकेली बोल रही है। और मैंने इन 27 सालों में कभी मेरी मम्मी का, मेरी सास का आवाज ऊंची नहीं सुनी। अच्छा। उन्होंने कभी नहीं डांटा, न कभी ये कहा कि तुम ये क्यों पहनती हो, ये क्यों करती हो, वो क्यों, कभी भी नहीं। शी आई थिंक इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ मदर इन लॉ हु हैज गिवन मी ऑल पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल लिबर्टीज ऑल्सो। सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, डेफिनेटली। इतनी पॉपुलर काजल ओझा जी, संजय वैद्य और काजल ओझा वैद्य के बीच में ये पॉपुलैरिटी बीच आती है कभी? हाँ, कभी भी नहीं आती है। संजय तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक कभी मेरे प्रोग्राम में वो आए नहीं है, उन्होंने मुझे आज तक सुना नहीं है। अच्छा। ही हैज नेवर बीन देयर इन एनी ऑफ माय प्रोग्राम। मुझे पता नहीं उसने मेरा कितना काम पढ़ा भी है कि नहीं। अच्छा। और हमारी दोस्ती बहुत कायम है गायत्री। हम वाइफ हस्बैंड के तौर पे शायद इतने आइडियल नहीं है। हम कभी कभी तो महीनों एक घर में नहीं रहते हैं। पर संजय इज ट्रैवलिंग, इधर आई एम ट्रैवलिंग, इधर संजय इज विथ हिज मदर, समटाइम्स आई एम समवेयर एल्स, आई एम इन अमेरिका। तो मुझे लगता है हम जैसे एक यूजुअल
शाम को पति घर आता है, खाना बनता है, सब साथ में खाते हैं, ऐसा रूटीन हमारा नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि संजय ने भी बहुत लिबर्टीज दी है। उसने आज तक नहीं पूछा मैं किसके साथ ट्रैवल करती हूँ, उसने आज तक ये नहीं पूछा कि मैं कितना पैसा कमाती हूँ, उसने आज तक ये नहीं पूछा कि ये तेरे साथ क्यों है, वो तेरे साथ क्यों है, इसके साथ तेरी क्या दोस्ती है, कभी नहीं। ये विश्वास कैसे बरकरार रहता है? क्या पता ये विश्वास है या दोस्ती है, मैंने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा उससे। अच्छा। कि वो कहाँ सारी जवान यंग खूबसूरत लड़कियों के फोटोशूट करता रहता है दिन भर। तो आपकी ओर से भी वही विश्वास बरकरार है? पता नहीं है, मैं तो बहुत बहुत झगड़ा करती हूँ। अच्छा। ये कौन है, वो क्यों है, क्यों कहा जा रहा है, ये किसने दिया, नया मैंने तो देखा नहीं है। इसी बात से एक और ऐसे ही जुड़ता हुआ सवाल है कि जब आप किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी रिश्ते के बारे में जब आप लिखती हैं तो इतना बखूबी उसको बयां करती है, ऐसा लगता है कि आपने खुद ने वो निभाया है या उसके साथ आप जी है, क्योंकि एक एक शब्द आपके ऐसे होते हैं कि उस व्यक्ति के साथ में आपने सालों बिताए हो। कैसे ये कला है या फिर सच्चाई है कि आप लोगों के साथ में वक्त बिताती है उसके बाद लिखती हैं? हाँ, ऑलमोस्ट जो मैंने लिखा है वो मैं जी हूँ गायत्री। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन टुडे वुमेन्स डे। एक गुजराती औरत जो अपनी 50 साल की ज़िंदगी में जीती है उससे एटलीस्ट 3 गुना मैं जी चुकी हूँ। मुझे लगता है मैंने 150 साल जिए हैं, 50 नहीं जिए हैं। बहुत सुकून, पुरसुकून ज़िंदगी मैंने बिताई है। बहुत से ऐसे ब्रश करके गुजर गई है, कभी बहुत रोई हूँ, कभी किसी को नज़र के सामने मरते हुए देखा है, बहुत अपनों को, कभी किसी ने डंप किया है बिना कारण, कभी ये रियलाइज़ हुआ है कि अरे यार इसके पीछे इतने साल बिताए और इस इंसान को मेरी पड़ी ही नहीं है। आई वॉज जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर हिम, और मैं नहीं पहचान पाई इस इंसान को इतने सालों में। ये सब से गुजरी डेफिनेटली। लोगों के घाव पर काजल ओझा हमेशा मरहम लगाती है अपने शब्दों से, कई बातों से। कोशिश करती हूँ। आपकी कोशिश कामयाब है, ये मैं मानती हूँ। तो आपके मरहम पर, आपके जख्मों पर कौन मरहम लगाता है? कौन ऐसा है जिसको आप हर चीज़ बताती हैं कि हाँ यार आज दुखी हूँ तो तेरे से शेयर कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ तो तेरे से शेयर कर रही हूँ? बहुत अजीब लगेगा गायत्री, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं सब बताती हूँ। एक मेरा कृष्ण है जो सब जानता ही है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सब सुनता है, सब देख रहा है, उसको पता ही है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस लायक हूँ। कभी कभी तो मैं उसको ये भी कहती हूँ कि मैं तो पागल हूँ, कुछ भी मांगू, पर मैं जिसके लायक हूँ उतना ही देना, वरना जो दे रहा है उसके लायक बनाना। पर ऐसा कोई भी नहीं है गायत्री जहाँ जाके मैं ये कह सकूँ कि आज बहुत बातें करनी है। क्योंकि जैसे मैं पहुंचती हूँ, जैसे आपने कहा कि आप लोगों के शब्दों पर, ज्योतिंद्र दवे करके हमारे एक बहुत अच्छे हास्य लेखक थे, वो किसी की चौथे पे बैसना में नहीं जाते थे। वो कहते थे कि जैसे मैं खड़ा होता हूँ लोग हंसने लगते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जहाँ जाती हूँ लोगों को अपनी इतनी बात कहनी होती है कि फिर मेरी बात थोड़ी सी पीछे ही बैक सीट में चली जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जाने दो, इसी को सुन लेती हूँ, आज कल बताऊँगी, फिर कभी बताऊँगी। लेकिन ऐसे 2 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनका नाम मुझे यहाँ लेना चाहिए। एक मेरा दोस्त है वत्सल पटेल, जिसको मैं 3 AM फ्रेंड बोलती हूँ और चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ, रोती हूँ। और दूसरी मेरी शीतल है, शीतल शुक्ल, जो मेरी दोस्त है, जिसने मेरा घर डिज़ाइन किया है। वो 2 लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं बहुत 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 ज़्यादा अहम है। ये 2 लोग मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा। दिगंत ओझा की बेटी काजल ओझा जी, जिसने अपने घर में कभी ना रोटी बनाई और ससुराल में जाके सासू जी से सीखा। हाँ। ये तो बहुत जैसे आप कई बार ऐसा बता भी चुकी है, मगर ये ससुराल के रिश्ते संभालना, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों में लिखती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं आपको पढ़कर। कई लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या की ओर चले गए और फिर लौट आए। कई लोग ऐसे हैं जो अलग होने वाले थे और सिर्फ एक राइड पर निकले, लॉन्ग ड्राइव पर निकले और वो जुड़ गए। ऐसी कई बातें हैं आपके लेखन में। तो आपके रिश्ते
गहरे बनाने के आपके क्या क्या प्रयास होते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरा रिश्ता कभी, क्योंकि आप बार बार कह रही है कि मेरी दोस्ती बरकरार है, तो रिश्ते में दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है? गायत्री, हर रिश्ते में दोस्ती इंपॉर्टेंट है। मेरी मदर इन लॉ भी मेरी दोस्त है, हम साथ में हंसते हैं। जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए तो मैंने उनको बहुत ज़बरदस्ती 10-12 दिन हुए थे और मैं उनको ज़बरदस्ती एक प्ले देखने लेके गई, सिद्धार्थ नांदेरिया का। फिर हम लौट रहे थे 12 बजे, तो मैंने कहा कि ठंडाई पीते हैं, तो बोलते हैं नहीं 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 मुझे नहीं पीनी है। तो हम जाके खड़े हो गए, गिरीश की ठंडाई उनको बहुत पसंद है, तो हम वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने कहा 2 ठंडाई, तो बोले मैं नहीं पीऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने मेरे लिए 2 मंगवाई है। फिर दोनों आई, तो मैंने कहा आप पीना चाहे तो पी सकती है, रखिए। फिर उन्होंने उठाई, पी। फिर बोलती है कि कैसा लगेगा, अभी ससुर को मरे 15 दिन नहीं हुए और सास बहू ठंडाई पी रहे हैं। तो मैंने कहा लोग कौन होते हैं मम्मी? और आज हम दोनों साथ में हंस सकते हैं, साथ में मॉल जा सकते हैं, साथ में पिक्चर देख सकते हैं, हम दोनों मिलके संजय की मजाक उड़ाते हैं और मम्मी मेरे साथ हंस सकती है। तो मुझे लगता है ये दोस्ती है ना, वो हर रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए। Whether it is love, whether it is your employee, whether it your employer for that matter, घर में काम करने वाले, आपके आसपास के हर इंसान के साथ प्रॉबेबली दोस्ती अगर बन जाए ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। अभी एक दिन संजय टैन कलर का एक लेदर जैकेट पहन के आया, तो मैंने कहा कौन लाया? तो बोले मेरी गर्लफ्रेंड। तो मैंने कहा कौन सी वाली, ये बता, तेरी बहुत है। तो अगर हंस सकते हैं तो मुझे लगता है जो दो लोग साथ में हंस सकते हैं ना गायत्री, उनको अलग होके रोना नहीं पड़ता। हंस लो हर छोटी बात पर, इफ यू कैन लाफ। मुझे याद है पहली बार मैंने बहुत उत्साह से मम्मी से कहा कि मैं बनाऊंगी। तो मैंने खिचड़ी बनाई। मम्मी ने मुझे पहले ही कहा कि ये बहुत पुराने चावल है, फूलेंगे बेटा। तो नहीं इतने तो चाहिए। फिर इतनी पतीली से इतनी, फिर उससे इतनी, फिर इससे इतनी। और हम आजू बाजू वालों को मम्मी ने कहा कि आज कुछ मत करना, काजल ने खिचड़ी बनाई है तो हम सब देने आएंगे, हम सब देने आएंगे। तो आज भी मम्मी हंसती है। तो मुझे लगता है कि वो कह सकती थी कि तेरा बाप ना चोखा है, बट शी डिडंट से दैट, शी लाफ्ड। एंड आई थिंक आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम हर, कि अगर आप हंस सकते हैं तो कितनी मुश्किलें कम हो जाती हैं। जो बात आप चिढ़ के कह सकते हैं, वही बात आप हंस के भी तो कह सकते हैं। बेबाक काजल ओझा बचपन से बहुत ही बोल्ड, और बचपन से इतना ही बोलने का एक अलग तरीका, ये कितना आसान था उस वक्त लोगों को मनवाना? क्योंकि उस वक्त इतनी बेबाकी और इतनी बोल्डनेस शायद कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। कितना मुश्किल था आपके लिए? आज भी इजी नहीं है। आज भी इजी नहीं है। ऐसा है गायत्री, एक औरत जब सवाल पूछती है या एक औरत जब अपनी जिंदगी को खोल के रखती है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बेशर्मी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इफ अ मैन राइट्स एन ऑटोबायोग्राफी, एक मर्द जब अपनी आत्मकथा लिखता है और अपने रिश्तों के बारे में लिखता है, तो वो प्रामाणिकता है। लेकिन एक औरत जब इसको अपनी आत्मकथा में डालती है, तो वो बेशर्मी है। तो उस औरत का रिश्ता किसके साथ था? मर्द के साथ ही तो था। तो वो मर्द जब लिखता है तो वो बहुत प्रामाणिक है कि देखिए उसने अपनी पूरी जिंदगी आपके सामने खोल के रख दी। लेकिन जब एक औरत लिखती है तो वो बेशर्मी है, वो नफटाई है, वो बेबाकी है, वो देखो यार इसको क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस इस सोसाइटी में है, रहेगा। लेकिन मेरे बाद, ये मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे बाद ऐसी एक पूरी पीढ़ी आई है जो किसी से डरती नहीं है। एक पूरी पीढ़ी का निर्माण मैंने किया है, और मैंने किया है गुजरात में। ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि औरतों ने डरना बंद कर दिया। सही बात है। अब जाके ऐश्वर्या राय बच्चन लिखती है, मैंने उस जमाने में काजल ओझा वैद लिखा, और तब ये मजाक का विषय था जी, कि 2-2 सरनेम वाली, वही ना जो 2-2 सरनेम लिखती है। 2-2 सरनेम लिखती है, बिल्कुल। आपको पहचानने लगे थे तब वैसे, तब ये मजाक थी जी। और अब हर एक लड़की अपनी 2 सरनेम लिखने लगी है जी। एक जमाना था कि गुजराती राइटर बिंदी करके साड़ी ही पहनती थी। अब गुजराती राइटर खुल के आई है, जो जिसको जो पहनना है पहन रही है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ मेरे पीछे मेरी बहुत सुंदर अच्छी भगवान की बेटियां जो इस दुनिया में आई हैं सर्जन करने के लिए, उनके लिए मैंने एक राह बनाई है, जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। और पहला जो होता है ना, वो मरता ही है। इतना आप याद रखो कि गोली तो उसको ही खानी पड़ती है जो आगे जाता है।
तो मैं आगे निकली, मैंने गोलियां खाई और अब मेरे पीछे जो लड़कियां आ रही हैं मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम करेंगी। एक बॉक्स में बंद जो लड़कियों का एक दौर था, उससे बाहर निकाला है काजल ओझा वैद्य ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, मगर आपको हमने कहा था कि आप वीडियोस भेजें आपके सवालों के। हमारे पास में काफ़ी सारे वीडियोस आए हैं, उसमें से हम 6 वीडियोस को हमने चुना है। 3 वीडियो अभी हम देखते हैं और फिर उनसे जवाब लेंगे और फिर दूसरे 3 वीडियोस देखेंगे। देखते हैं किसने क्या सवाल किया है। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હેપી વિમેન્સ ડે ટુ એવરીવન. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતા કરાવતા એક સ્ત્રીએ પાર્લામેન્ટમાં લેક્ચર આપ્યું. એ કિસ્સો હમણાં જ ઉજાગર થયો હતો અને આપણે બહુ બધા બહુ વાહવાહી કરી, પરંતુ આપણે ત્યાં એક સ્ત્રી જ્યારે જાહેર જીવનમાં નીકળે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ પોલિટિક્સમાં જ નીકળે છે, તો આપણા બધાના મગજમાં સમાજમાં એક છબી છે, એક ઇમેજિનરી કેરેક્ટર છે કે એણે સાડી પહેરી હોય, ડ્રેસ પહેર્યો હોય. લોકો હજી પણ એવું નથી એક્સેપ્ટ કરી શકતા કે એમની પોલિટિકલ લીડર, એક સ્ત્રી જે પોલિટિક્સમાં છે, એ સ્કર્ટ પહેરીને બહાર નીકળી હોય કે જીન્સ પહેરીને બહાર નીકળી હોય, કોઈ પણ એના મનપસંદ જે કપડામાં એ કમ્ફર્ટેબલ છે એ કપડામાં બહાર નીકળી હોય. આખરે તો વાત સમાજ સેવાની જ છે. પરંતુ એ જે મેન્ટલ ઇમેજિનેશન એક જે માઇન્ડમાં ક્રિએટ કરેલું છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક બ્રેક નથી થતું. તો મારે એ પૂછવું છે કે એ કઈ રીતે બ્રેક થઈ શકે અને સમાજમાં કે સ્ત્રીઓ તરફથી શું સ્ટેપ્સ લેવાવા જોઈએ કે જેથી એ જે એક ટેબુ છે, એક રિજિડનેસ છે માઇન્ડમાં કે જાહેર જીવનની સ્ત્રીઓ આવી જ હોવી જોઈએ, એ આપણે તોડી શકીએ. नमस्कार काजल जी, हैप्पी वुमेंस डे. महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरा सवाल ये है कि हम ये जो दौर से गुजर रहे, समाज के दौर से, जो एक सामाजिक संकुचित जो उनकी सोच है, और जिन बेटियों को, जिन बहुओं को राजनीति में आना है, तो वो कैसे उसके अंदर उसका खुद का कदम रखेगी और कैसे आगे बढ़ेगी. आपकी सोच की विचारधारा से हमें क्या उसके लिए गाइडलाइन देते हैं. मेरा सवाल यही है कि जो सामाजिक काम करते हैं और जिन जिन महिलाओं की हम मदद करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं समाज बहुत रुकावट बन रहा है, तो उसके लिए आप हमें क्या सलाह देगी. નમસ્તે મેમ, હેપી વુમન્સ ડે. મહિલા સશક્તિકરણની વાતો થતી હોય છે, તો મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે બહારના કન્ટ્રીઝ કરતાં આપણા ઇન્ડિયામાં મહિલા સશક્તિકરણનું મહત્ત્વ કેટલું છે. श्वेता मेहता, मनीषा शर्मा और कविता कवैया के जो सवाल हैं, काजल बहन उसी पे बात करेगी. श्वेता मेहता ने सबसे पहले, आपने जो वीडियो देखा मैम, उसमें वो पूछ रही हैं कि पब्लिक से सीधे जुड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनके पहनावे पर हमेशा बहुत सवाल उठते हैं, और खासकर पॉलिटिक्स में. देखो गायत्री, मैं पुराने ख्याल की नहीं हूँ, ये तो बहुत ऑब्वियस है जी, लेकिन मुझे हमेशा से लगा है कि स्कर्ट हमारा पहनावा नहीं है जी, ये पश्चिम से आया है. और जब आप अपने देश में कुछ कर रही हैं, अपने देश के बारे में कुछ करना चाहती हैं, तो आपको क्यों पश्चिम का पहनावा पहन के क्या प्रूव करना है. आई रियली मीन इट कि एक आप कहीं हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ या बेटे के साथ या पिता के साथ पार्टी में जा रही हैं, आप क्या पहन रही हैं कोई नहीं देख रहा. उस पर अगर कोई कमेंट करता है तो मैं खड़ी हूं आपके साथ. लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आती हैं, आप एक इमेज बनाती हैं, तो आपके पीछे आपको एक पूरी पीढ़ी को तैयार करना है. और एक डिसेंट कपड़े, यानी सिर्फ औरतों के लिए क्यों, शॉर्ट्स पहन के आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, पुरुष भी नहीं जा सकते जी. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है. अगर समाज आपसे एक डिसेंट पहनावे की अपेक्षा करता है, जीन्स पहन के पुरुष भी नहीं जा सकते. एक डिसेंट कपड़े होने चाहिए जिसमें कोई बुराई मुझे नहीं दिख रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. नाइस लुकिंग कपड़े हैं अपने, और मुझे लगता है साड़ी जितना खूबसूरत पहनावा और कोई है नहीं जो राइट जगह से खोलता है और राइट जगह से बंद करता है. तो मुझे लगता है हमारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं. और just because you want to oppose something that the society believes, समाज जो मानता है उसका सिर्फ मुझे विरोध करना, इसलिए मुझे जो पहनना होगा पहनूंगी, ये मुझे नहीं, मेरी सोच से अलग है. अलग है.
मनीषा शर्मा ने पूछा है कि समाज की संकुचित सोच जो पॉलिटिक्स में जो महिलाएं जाती हैं उनको ज़्यादा दबाकर नहीं जाने पर मजबूर किया जाता है, वो पूछ रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ऐसा होता तो हमारे पास स्मृति ईरानी नहीं होती, हमारे पास और कितनी औरतें नहीं होती, आनंदीबेन नहीं होती। मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ, थोड़ी तकलीफ शायद है कि एक औरत जब जाहिर जीवन में आती है, पब्लिक लाइफ में आती है, तो उसको कुछ एक चीज़ें अपने हिसाब से बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि 10 से 5 की नौकरी नहीं है। समाज सेवा या समाज में या राजनीति में जब आप प्रवेश करती हैं तो वो 24 घंटे का काम है। तो मुझे लगता है परिवार जब इसका अपोज करता है तो परिवार ये सोचता है कि आप अब पूरा दिन इसमें अगर बिताएंगी तो परिवार को कब वक्त देंगी, बच्चों को कब वक्त देंगी, पति को आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, उसमें दबाने का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कुछ एक लोगों को ऐसा तय कर लेना चाहिए कि भाई मैं परिवार, मेरा यही परिवार है, मेरा देश मेरा परिवार है, तो शायद आप इसको अलग तरीके से देख सकती हैं। या फिर ऐसा परिवार आपको मिला हो कि जो आपके राजनीति में जाने पे बहुत ज़्यादा एतराज़ न करे, पति बहुत सपोर्टिव हो, वरना जिम्मेदारी तो घर की औरत की है और मुझे लगता है उस जिम्मेदारी में कुछ बुराई नहीं। मैं आज भी अपने घर में खाना बनाती हूँ, आज भी मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे घर में कहाँ क्या रखा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दबा के या कोई प्रेशर या शोषित या पीड़ित होने की फीलिंग है। मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए। आप अगर उसको संभाल के राजनीति कर सकती हैं तो आपको करनी भी चाहिए। औरतों की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है राजनीति में। अगर औरतें आएंगी तो ये बलात्कार, ये मॉलेस्टेशन, ये पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स नहीं लिए जाने के जो भी किस्से हम सुनते हैं उन पर ज़्यादा काम हो पाएगा। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, बट इट इज़ नॉट अ 10 to 5 जॉब। इतना हम सबको समझ लेना चाहिए।